नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो जो विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो जो पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया है। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे वैद्युत अपघटन बोलते हैं। चौथा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। छठा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया है। सातवां है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आठवां है फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। और लास्ट है जो सबसे अंतिम है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ आज का सुविचार के बारे में आपके सामने कुछ बोलना चाहता हूँ। तो आज का जो सुविचार है वो ये है कि पक्के इरादे भी तकदीर बदल देते हैं। पक्के इरादे भी तकदीर बदल देते हैं। किस्मत मोहताज नहीं होती हाथों की लकीरों की। अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या लकीर बना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस आपका जो एक दृढ़ निश्चय होता है वो सही होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये कोशिश करके ये मुझे पा लेना है, तो ये आपको मिल जाएगा। अगर थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से दूर जा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपके हाथ में क्या बना हुआ है, बस आपको ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ये लगता है कि जो इंसान जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसको उतना फल मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ जो हमारा यूट्यूब चैनल है आनंद क्लासेस 471, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो हमने जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा था कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व आपस में मिलके क्या करते हैं। जब संयोग का मतलब होता है योग, जोड़, एडिशन। जब तो दो तत्व या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वैसे समीकरण को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिए, अभिक्रिया करा दिए, तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, एक दूसरे से अलग हो जाना, तो वियोजन अभिक्रिया में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप ब्रेक करना चाहोगे, जैसे पानी है, H2O है, पानी क्या होता है? H2O को अगर आप गर्म करोगे तो भाप अलग बन जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो जो किसी भी यौगिक या कंपाउंड को ब्रेक करके अलग अलग भाग में लिखने की प्रक्रिया जो होता है वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे का जो आपका टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि इसकी परिभाषा, उदाहरण सब लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है, वैद्युत अपघटन में क्या क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत अपघटन में जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है कि व्हेन सम मेटल गेट decomposed when electric current is passed through their molten oxide and chloride. In this reaction, the metal is liberated at the cathode and the oxygen or chlorine gas is liberated at the cathode. कहने का मतलब है कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर, ठीक है, और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाता है।
कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब हम किसी द्रवित का मतलब होता है लिक्विड में जब हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं, एग्जांपल आप ले लीजिए जैसे वाटर है, एग्जांपल आप ले लीजिए जैसे वाटर है, ये वाटर रखा हुआ है इसमें, ठीक है, ये आपको वाटर H2O रखा हुआ है। जब इस H2O में आप क्या करिएगा, H2O में जब आप ये आपका जो है दिख रहा है, आपका जो अरेंजमेंट है, ये आपका बीकर है, ये जो बड़ा वाला आपका बीकर है, ये छोटा वाला 2 टेस्ट ट्यूब है, छोटा वाला आपका 2 टेस्ट ट्यूब है, ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ये आपको ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है, ये वाला एनोड है, ये वाला कैथोड है। कैथोड से एक तार निकाल के बैटरी से जोड़ दिए, एनोड से एक तार निकाल के स्विच की मदद से, ताकि हम उसको ऑन या ऑफ कर सके, स्विच की मदद से हम बैटरी से जोड़ दिए। ये 6 वोल्ट बैटरी है, बैटरी का जो नोटेशन होता है ये ऐसे होता है, ठीक है, ये प्लस आपको दर्शाएगा, ये आपको प्लस दर्शाएगा और ये आपको माइनस दर्शाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी वाली डंडी आपको प्लस दर्शाएगा, ये छोटी वाली डंडी आपको माइनस दर्शाएगा। तो जो बैटरी का जो नोटेशन होता है, दर्शाया जाता है बैटरी को, वो इस तरीके से दर्शाया जाता है, लेकिन हम आपको दर्शाने के लिए यहाँ पे लिख दिए, ये आपका क्या है, बैटरी है। तो जब हम पानी में विद्युत प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, तो क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का। वाटर क्या होता है, वाटर H2O होता है। वाटर क्या होता है, आपका H2O होता है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है, ये टूटने लगता है। क्या होता है, टूटने लगता है। एक बार देख लेता हूँ, वीडियो सही तो जा रहा है ना, हाँ ठीक। ये क्या होता है, टूटने लगता है। जब वाटर टूटता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे ट्यूब में आपको मिलेगा, जो यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा। जो ऑक्सीजन है आपका एनोड पे आ जाएगा, ऑक्सीजन है आपका एनोड पे आ जाएगा, चाहे वो क्लोरीन, अगर आगे एग्जांपल है कि आपको समझाऊंगा। ऑक्सीजन जो है, इस केस में क्या है कि ऑक्सीजन आपका क्या होगा, वाटर में मौजूद है। वाटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। जब उसमें विद्युत प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा, एक दूसरे से अलग होगा। जब अलग होगा तो जो ये एनोड है, एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा। एनोड पे आपको ऑक्सीजन, यहाँ पे जो खाली जगह मिल रहा है ये आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और ये जो छोटा छोटा डॉट दिख रहा है ये आपको बबल्स मिलेगा, वाटर का बबल मिलेगा। ये आपको इसमें वाटर भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब जो उसका कैथोड है, ये स्विच का डॉट का मतलब है स्विच ऑन है। स्विच डॉट का मतलब है स्विच ऑन है। आप 10th फिजिक्स में इसी में चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर में। ये आपका ओपन स्विच है, ये आपका क्लोज स्विच है, ये आपका बैटरी का नोटेशन है, ये आपका रेजिस्टेंस का नोटेशन है, ये आपका कैपेसिटर का नोटेशन है, ये आपका इंडक्टर का नोटेशन है, ठीक है। तो आप आपको सब चीज़ पढ़ाया जाएगा एक एक करके, आप टेंशन ना लें, बस ध्यान से इसको समझते जाए। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाह किए, इलेक्ट्रिसिटी जब पास किए तो क्या हुआ, ये टूटा। जब टूटा तो हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा आपको, कैथोड पे मिलेगा। हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा आपको, कैथोड पे मिलेगा। और जो ऑक्सीजन है वो आपको एनोड पे मिलेगा। मतलब जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पानी का क्या हो रहा है, अपघटन हो जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद ऑक्सीजन आपको एनोड पे मिल रहा है और हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिल रहा है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेके समझेंगे ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। तो ये जो प्रोसेस है ये है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का वैद्युत अपघटन। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग हो जा रहा है। इसके जो कंपाउंड, जैसे कंपाउंड है, ये क्या है आपका H2O आपका कंपाउंड है, यौगिक है। ये यौगिक क्या हो रहा है आपका, टूट के H2O टूट के आपका H2+O2 देता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे करेंगे और 2 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जो वाटर का जो वैद्युत अपघटन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, आपका इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो हाइड्रोजन आपको गैस मिलेगा, ऑक्सीजन आपको गैस मिलेगा। तो ऑक्सीजन आपको एनोड पे मिलेगा और हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलेगा। समझ में आया। इसका एक और एग्जांपल लेके आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो है आपको दिख रहा है ये वाला ये क्या है आपको मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, खाने वाला नमक। खाने वाला नमक क्या होता है, जब हम खाने वाला नमक को पानी में घोल के जब हम उसको लिक्विड टाइप बना देते हैं तो जो सोडियम आपका क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, द्रवित सोडियम क्लोराइड में जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं, तो क्या हो जाता है, सोडियम जो मेटल है, सोडियम धातु जो है वो आपको कैथोड पे मिलेगा। सोडियम धातु जो आपको क्या मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस जो है वो आपको एनोड पे मिलेगा। क्लोरीन गैस जो है एनोड पे मिलेगा। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन है। ठीक है, इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जा रहा है, टूट जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सोडियम जो आपको कैथोड में मिलेगा और क्लोरीन गैस आपको एनोड पे मिलेगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट पहले जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं करना होगा। ठीक है, तो इस वैद्युत अपघटन अभिक्रिया से हमें ये पता चल रहा है कि जब भी किसी का द्रवित मतलब लिक्विड, ठीक है, सॉलिड में हम वो पास नहीं करा सकते क्योंकि वो आयन टूटेगा नहीं। तो जैसे ही हम उसके द्रवित ऑक्साइड में, द्रवित सोडियम क्लोराइड में, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, सोडियम अलग टूटेगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो सोडियम धातु जो है वो आपको कैथोड पे मिलेगा और क्लोरीन गैस आपको एनोड पे मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, तो चलिए आगे का जो आपका एग्जांपल है वो ये है कि जब हम दूसरा जो एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे, ठीक है, जब विद्युत पास करेंगे तो क्या होगा, ये जब ये विद्युत पास करेंगे तो आपका एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है आपको अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम आपको जो मिलना चाहिए वो आपका 4 मिलेगा। यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम 4 है, वहाँ पे आपका एल्यूमिनियम 4 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका 2 है। तो आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपका एल्यूमिनियम LHS में 4 हो जाए और RHS में भी 4 हो जाए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ऑक्सीजन आपका 6 हो जा रहा है, तो आपको ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। साथ साथ रिएक्शन को बैलेंस भी करते चलना है, ये भी सीखते चलना है। अब जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, आपका अलग हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन जो है आपका कहाँ पे मिलेगा, ऑक्सीजन आपको एनोड पे मिलेगा। एट एनोड आपको ऑक्सीजन आपको एनोड पर मिलेगा और जो एल्यूमिनियम है, ये धातु है, वो आपको कैथोड पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एल्यूमिनियम मेटल, आपको यहाँ मिलेगा जिसको एल्यूमिनियम से दर्शाते हैं। और ये जो है आपका मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाह करेंगे
तो आपका एल्युमिनियम आपको कैथोड पे मिलेगा, एल्युमिनियम मेटल आपको कैथोड पे मिलेगा, और ऑक्सीजन मेटल आपको एनोड पे मिलेगा। ऑक्सीजन मेटल, ऑक्सीजन गैस आपको ऑक्सीजन गैस आपको एनोड पे मिलेगा। ये आपका एल्युमिनियम जो है आपका कैथोड पे मिलेगा, और ऑक्सीजन गैस जो है आपको एनोड पे मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी भी मोल्टेन अवस्था में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे से टूट जाता है। तो धातु है तो धातु आपको कैथोड पे मिलेगा, ठीक है, धातु है तो कैथोड पे मिलेगा, और गैस है तो आपको क्या मिलेगा, एनोड पे मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल से और पिछले एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि किसी भी अगर द्रवित ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, चाहे यहाँ पे आप एल्युमिनियम ले लीजिए या फिर सोडियम ले लीजिए, अगर आप किसी भी धातु ऑक्साइड में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका क्या होता है, धातु कैथोड पे आपको मिलेगा, और गैस जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो आपको एनोड पे मिलेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से ये मैं इसलिए नहीं मिटाया ताकि आपको हर एक स्टेप में आपको समझ में आए कि ये यहाँ हो क्या रहा है, इसीलिए मैं ये नहीं मिटाया हूँ। आप हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम्पल के साथ ये बना सकते हैं, और आपको जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जाने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्रियाशीलता श्रेणी आपको आना जरूरी है। मैं आपको लिखा दूंगा यहाँ पे, आप वहाँ से देख के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए, अब जो रिएक्शन है, चलिए, तो आगे है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब आप क्रिया श्रेणी जब आप पढ़िएगा, अभिक्रिया श्रेणी जिसमें कि कौन से धातु किसको रिप्लेस करता है, कौन सा ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस कर देती है, तो वही इसमें उपयोग होता है। तो ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस कर देती है, तो वो उसी की मदद से हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अभिक्रिया कराते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम इज कॉल्ड अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक परमाणु, ठीक है, किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, हटा देता है अपने रिएक्शन में, अपने अभिक्रिया में, वैसे अभिक्रिया क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब ज़्यादा क्रियाशील धातु क्या करता है, कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस कर देता है। एग्जाम्पल आपका, व्हेन एन आयरन फॉक इज ड्रॉप्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, जब आप क्या कीजिएगा, एक लोहे का जो कांटी को जो होता है, ठीक है, लोहे का एक कांटी जो होता है, उसको अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालिएगा, तो क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, एक धातु, ये क्या है, एटम है, ये परमाणु है, ये क्या है आपका कंपाउंड है, ये परमाणु इस कंपाउंड के एक परमाणु को विस्थापित कर दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपको, एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो आपका आयरन है,
आयरन का लोहा का जो कांटी है वो क्या करेगा, जब कॉपर सल्फेट के साथ उसका अब रिएक्शन कराएंगे, एक मतलब एक लिक्विड होता है, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, एक लिक्विड होता है, नीला रंग का लिक्विड होता है, उसमें आप क्या करिएगा, लोहे का कांटी अगर आप डालिएगा तो उसमें क्या होगा, आपका नीला रंग क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, और कॉपर सल्फेट का कॉपर क्या होगा, आयरन के नेल के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और भूरा भूरा चिपकेगा, भूरा भूरा चिपक जाएगा। तो क्या वो जो आयरन है वो क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, फेरस सल्फेट कहलाता है, और ये कॉपर धातु आपको अलग मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या है कि आपको ये एग्जाम्पल के बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो डेमो आपको इसमें डाल दूंगा, ठीक है, मैं आपको देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाए, ताकि आप समझ पाए कि अब जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे कि ऐसा होता है कि जब आप क्या करिएगा, कॉपर सल्फेट नीला होता है, पाउडर टाइप होता है, जब कॉपर सल्फेट नीला पाउडर को अब पानी में घोल दीजिएगा तो वो भी नीला हो जाएगा, ठीक है। जब नीला हो जाएगा तो उसको क्या कीजिएगा, उसमें कांटी जो होता है, जो कील ठोकने वाला कांटी होता है लोहा का, उसको उसमें डाल देना है। जब डाल दीजिएगा तो आपका क्या होगा, कांटी जो है आपका भूरा भूरा हो जाएगा, और जो लिक्विड था, जो आपका सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, वो थोड़ा फीका पड़ जाएगा, थोड़ा कम नीला पड़ जाएगा, और जो सॉल्यूशन है ज़्यादा देर तक छोड़ देने पे पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, भूरा भूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूरा भूरा हो जाएगा। तो वहाँ पे आयरन द्वारा कॉपर को रिप्लेस कर दिया गया, तो आपको क्या मिला, आयरन फेरस सल्फेट मिला। ये आपको सॉल्यूशन में देखने पे मिलेगा, आपको कांटी के ऊपर पूरा एकदम ऐसा जमा हुआ आपको मिलेगा, तो वो क्या होगा, फेरस सल्फेट होगा, और कॉपर आपको विस्थापित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है, आपको एक वीडियो अभी डालूंगा मैं, उसमें आपको देखकर आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर। तो ये जो आपका है, आप देख कर यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल लिखा हुआ है कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सबसे कम है, ठीक है। तो इससे पहले जो एग्जाम्पल पढ़े थे वो क्या था, आपका आयरन जो था कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा था, तो क्या बना रहा था, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल रहा था, ठीक है। तो ये आयरन क्या कर रहा था, इस कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर कर रहा था, और ये आयरन जब बन रहा है तो फेरस सल्फेट, ये जो रिएक्शन क्या है वो आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन जो है सक्रियता श्रेणी में, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां स्थान पे है, 9th स्थान पे है। लेकिन जो आपका कॉपर है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्थान पे है, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो ये आयन क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस करता है, तो ये क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इससे ये यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि आपको अब जो भी रिएक्शन लिखूंगा आपको क्लियर होता जाएगा, हाँ, कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मेटल का जो सीरीज लिखा है, जो धातु का मैंने सीरीज लिखा है, इससे आपको पता चलेगा कि पोटासियम ज़्यादा क्रियाशील है, बेरियम कम, उससे कम कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन से यहाँ से नीचे क्या होता है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, पोटासियम, गोल्ड सब क्या है, सबसे कम क्रियाशील है, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, पोटासियम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है आपका, पोटासियम है। तो अब जो आगे का एग्जाम्पल लिखूंगा आपको क्लियर होता जाएगा कि हाँ, अभी जो एग्जाम्पल, जो पीछे वाला एग्जाम्पल लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा कि आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से, सॉल्यूशन में से आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, तो कॉपर आपको बाहर मिला और ये आपको फेरस सल्फेट मिल रहा है, ठीक है। तो आगे का एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, तो आपको बेहतर तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से क्लियर होता जाएगा कि हाँ, इस क्रियाशीलता श्रेणी की मदद से हम क्या कर रहे हैं,
रिएक्शन लिख रहे हैं। आपके आगे आपका जो रिएक्शन है वो है आपका चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल जो आपके सामने जो भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या होगा, आपका कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, आपको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, प्लस आपका क्या मिलेगा, आपको सिल्वर अलग मिलेगा। ठीक है, तो कॉपर क्या कर रहा है, पिछले अभिक्रिया से आप देख सकते हैं कॉपर क्या है, सिल्वर, कॉपर ऊपर था और सिल्वर नीचे था। कॉपर क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर था और आपका जो सिल्वर था वो क्या था, नीचे था। तो कॉपर क्या कर रहा है, सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट आपको मिल रहा है। और ये जो सिल्वर है ये आपको बाहर मिल रहा है, ये आपको बाहर मिल रहा है। ये है दूसरा है जिंक को क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो जिंक ऊपर था, यहाँ पे था कहीं पे, ठीक है, यहाँ पर था जिंक और कॉपर मेरा यहाँ पर था। तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल के फेंक दे रहा है, जो कि आपको कॉपर मिलेगा और यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा। तो ये आपका है जिंक, ये है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये है आपका जिंक सल्फेट, और ये है आपका कॉपर, यह है आपका कॉपर। ठीक है, तो इस अभिक्रिया से हमें यह पता चल रहा है कि एक एलिमेंट एक यौगिक में से, एक कंपाउंड में से एक, उस कंपाउंड के एक एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्लेस करता है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, नया तत्व मिल रहा है। और ये जो नया तत्व है ये आपको इसमें, इस रिएक्शन में आपको क्या है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। ऊपर वाला में ये आपका कॉपर है, ये आपका कॉपर है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, और ये सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको जो ये मिला, ये आपको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट, और ये आपका, ये जो है आपका, ये है आपका सिल्वर। तो इस अभिक्रिया से हमें यह पता चल रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, मतलब ज़्यादा क्रियाशील धातु क्या कर रहा है, कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस कर दे रहा है, जिससे हमें नया तत्व मिल रहा है हर एक एलिमेंट, हर एक रिएक्शन में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप कर लेते हैं कि अगर आप देखिए, ये ज़्यादा क्या है, आपका जिंक जो है कॉपर के मुकाबले ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर जो है सिल्वर के मुकाबले ज़्यादा क्रियाशील है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। अब क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा क्या कर रहे हैं, थोड़ा कम क्रियाशील धातु को ले रहे हैं। ठीक है, अब है, मान लीजिए आपका रिएक्शन जो है, एग्जांपल जो है नेक्स्ट, ठीक है, लिखा हुआ मिल रहा है तो हमें हमारा समय बच रहा है, बस आपको समझाने की कोशिश करते जा रहे हैं, जिससे आप बस समझते जा रहे हैं। क्या है ना कि लिखने से वीडियो क्या होता है, लंबा हो जाता है, और आपको लिखा हुआ मिल रहा है पहले से। देखिए, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम यहाँ पे आपको पूरा चीज़ कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बस समझाते चले जाएंगे। अपने से मेहनत करना पड़ता है और लिखना पड़ता है, और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, करवाएं, अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए आगे का एग्जांपल है, मैं लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
चलिए आइए, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब कम क्रियाशील अधातु, कम क्रियाशील अधातु के उसके यौगिक से विस्थापन, मतलब कम क्रियाशील धातु जो है उसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, रिएक्शन को करेंगे। देखिए इसमें क्या है, ये है NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड जो है, इसमें अगर हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। और आपको ब्रोमीन मिलेगा, तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन आपको मिलेगा। ये आपको ब्राउन रंग का होगा, मतलब भूरा रंग का होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, अगर आप पोटासियम आयोडाइड में क्लोरीन गैस पास करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? पोटासियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटासियम क्लोराइड। और आपको आयोडीन मिलेगा, ठीक है। तो आयोडीन आपको आयोडीन यहाँ मिलेगा। ये आपका पर्पल रंग का होगा, जिसे बैगनी बोलते हैं, बैगनी रंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पोटासियम जो है क्या कर रहा है, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये आयोडीन को विस्थापित कर रहा है और आयोडीन बाहर मिल रहा है, तो ये आपको पोटासियम क्लोराइड बन रहा है। ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन क्या कर रहा है, क्लोरीन द्वारा विस्थापित कर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्लोरीन द्वारा विस्थापित कर दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्रियाशीलता श्रेणी में आपको यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पोटासियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, पोटासियम, प्लैटिनम और गोल्ड, ठीक है। ये क्रियाशीलता श्रेणी है। इसमें नॉन मेटल के द्वारा मदद से हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये क्लोरीन जो है ब्रोमीन को क्या कर रहा है, विस्थापित करते रहा है, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है। सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। और ये आपको भूरा रंग का आपको मिलेगा। ये जो आपको रिएक्शन मिलेगा ये आपको भूरा रंग का मिलेगा। सर यहाँ पे भूरा रंग का आपको रिएक्शन मिलेगा। दूसरा में आपको बता दिया कि पोटासियम आयोडाइड के साथ क्लोरीन गैस का जब पास कराएंगे तो क्लोरीन गैस पोटासियम आयोडाइड के साथ पास कराएंगे तो आयोडीन क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, पोटासियम क्लोराइड मिलेगा। और यहाँ जो आयोडीन मिलेगा ये आपको बैंगनी रंग का मिलेगा और यहाँ जो आपको ब्रोमीन मिलेगा वो आपको ब्राउन रंग का मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको करके आपको समझाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आगे दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय रिएक्टिव मेटल, ठीक है। मतलब क्रियाशील धातुओं द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन के बारे में पढ़ना है। ये सभी एग्जाम्पल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है, एकल विस्थापन के अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। अब क्या है कि जिंक जो है वो क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है। जिंक क्या है, रिएक्टिव मेटल है। जिंक को जब हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और इस H2 की जगह पे क्या आ जाएगा, जिंक आएगा। जिंक और यहाँ पे H2 जो है आपको यहाँ, इसका मतलब होता है ये आपको हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन
गैस आपको मिलेगा। यहाँ पे जो तीर की निशान ऊपर की तरफ लिख रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर उड़ जा रहा है, हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर निकल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो जब जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहा है, अभिक्रिया करा रहा है, तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है। जब जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और जिंक के अपना क्लोरीन के साथ जिंक क्लोराइड बना दे रहा है, जिंक क्लोराइड बना दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा क्रियाशील धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो रहा है, ज़्यादा क्रियाशील धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो रहा है। ये सभी अभिक्रियाएं क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। आगे और एग्जाम्पल आपको लेकर समझाता हूँ। अगर आप फिर से जिंक धातु को क्या करिएगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ, फॉस्फोरिक अम्ल के साथ जब आप इसको अभिक्रिया कराइएगा, फॉस्फोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। आप और जो क्या बनेगा, जिंक फॉस्फेट आपको मिलेगा। जिंक PO4 होल ट्वाइस, जिंक PO4 3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और हाइड्रोजन गैस आपको बाहर मिलेगा। ये अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। ये है आपका जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, जिंक फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस आपको मिल रहा है। ठीक से, मैं फिर अभी संतुलित कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जिंक कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ LHS और RHS में जिंक की मात्रा बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 2 है। यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 हाइड्रोजन इधर LHS में और 6 हाइड्रोजन RHS में। फॉस्फेट कितना है आपका, 2। फॉस्फेट आपका कितना है, 2। तो फॉस्फेट आपका 2 है। तो ये आपका जो मिला, ये आपका मिला जिंक फॉस्फेट। क्या मिला, जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट। और ये आपका हाइड्रोजन गैस मिला, ये आपका हाइड्रोजन गैस है। अगर आप समझ में आ रहा होगा कि जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, ठीक है, तो आपको जिंक फॉस्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस वो निकल गया बाहर। अगर आप जिंक को CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ, जिंक को एसिटिक एसिड के साथ जब आप अभिक्रिया कराइएगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ये आपका जिंक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला हुआ मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता हुआ मिलेगा और आपको जो मिलेगा जिंक एसीटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक एसीटेट। तो यहाँ पे आपको जो रिएक्शन मिलेगा वो CH3C
CH3COO होल ट्वाइस और यहाँ पे जिंक एसीटेट मिलेगा, जिंक एसीटेट मिलेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जिंक को एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएं, जिंक को एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो हमें क्या मिला है, जिंक क्या किया है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। हाइड्रोजन आपको यहाँ मिला और जो आपका रिएक्शन बना वो आपको यहाँ पे बना। ठीक है, तो जिंक क्या किया, एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और ये जो बचा ये के साथ जिंक एसीटेट बन गया, जिंक एसीटेट बन गया। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिएक्शन बैलेंस करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को लग रहा होगा कि CH3COO होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाता है रिएक्शन। ये लिख दीजिए जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। तो इस तरह का जितना भी एग्जाम्पल होता है वो सभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है और हर एक एग्जाम्पल का अपना एक महत्व है, हर एक एग्जाम्पल का अपना एक महत्व है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आगे पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर आपका आगे आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है ये सभी अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया के हैं। मैं वो सारे टॉपिक लेकर चल रहा हूँ जिसमें आपका एक टॉपिक भी ना छूटे और आपका एक सवाल भी आपके एग्जाम से में अगर आता है तो वो एक भी एग्जाम्पल आपसे ना छूटे। हर एक एग्जाम्पल को मैंने बारीकी तरीके से लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है, तो कृपया करके जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें ये आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो नेक्स्ट वीडियोस में जो हम पढ़ेंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो क्या हो रहा है कि फिर ज़्यादा वो हो जाता है, ज़्यादा लंबा अगर वीडियो देखने का वो नहीं कर पाता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आनंद क्लासेस 471 हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। दूसरी बात कि हमारे जो आनंद क्लासेस ऐप है, आनंद क्लासेस फखरी दयाल का जो ऐप है उस पर करंट अफेयर डाला गया है, आप वहाँ से करंट अफेयर जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी बात कि इसका जो भी नोट्स है, ठीक है, आपको नोट्स एकदम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम CBSE और BSEB का दोनों हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा। इतनी व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, इतनी व्यवस्थित तरीके से आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ताकि क्या है, ये मैं उन बच्चों के लिए तैयार किया हूँ जिससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं आपको देखकर पता लग गया होगा कि इसमें हिंदी और इंग्लिश साथ साथ लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जिससे क्या होता है कि बच्चों को वो नोट्स मिले, जिससे क्या होता है बच्चा जो हिंदी मीडियम से होता है उसे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से होता है उसे तो इंग्लिश समझ में आ जाता है, लेकिन क्या कभी कभी जो उसका इंग्लिश का एग्जैक्ट मीनिंग है वो उसे समझ नहीं आता है। ताकि बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ लेकर चले तो हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में हमारा हिंदी राष्ट्र देश है, तो इसे हम हिंदी और इंग्लिश, ताकि बच्चों का क्या है दोनों कॉम्बिनेशन लेके संयोजन अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, तो जहाँ से आप अपने आप को ऐसे तैयार कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
आपको नोट्स लेने के लिए आपको आनंद क्लासेस ऐप पर जाके वहाँ से आपको डाउनलोड करके पढ़ना होगा। ये नोट्स आपको अगर आपको चाहिए तो आप मेरा फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लेके आपको PDF मिल जाएगा। आपको PDF हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। आप मेरा फ़ोन नंबर जो है 7508443471, जो नोट्स है वो आपका CBSE और BSEB मतलब बिहार बोर्ड या हिंदी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम दोनों को का नोट्स आप एक बार पढ़ के जाकर देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या डिफरेंस है और औरों में क्या डिफरेंस है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।